Hello friends, welcome to Sibyl Sol. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोड एग्रीगेट्स। तो रोड एग्रीगेट्स में सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं रोड एग्रीगेट्स की जो कि आप यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सफिशिएंट स्ट्रेंथ जो है आपके एग्रीगेट्स में होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इनफ टू रजिस्ट स्ट्रेस ड्यू टू ट्रैफिक लोड, यानी कि जो भी ट्रैफिक लोड आ रहा है तो आपको ऐसे एग्रीगेट यूज करने हैं जो कि उस लोड को रजिस्ट कर सकें। क्लियर है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? स्ट्रेंथ होनी चाहिए उन एग्रीगेट्स में। सफिशिएंट हार्डनेस होनी चाहिए जिससे कि जो भी एब्रेसिव एक्शन होता है, यानी कि व्हीकल लोड का जो भी सरफेस से रगड़ होती है उसको कहते हैं एब्रेशन। ठीक है? तो उस रगड़ की वजह से जो बियर एंड टियर होता है, यानी टूट फूट जो हो जाती है सरफेस पे, तो इतना रजिस्टेंस, इतनी हार्डनेस उसमें होनी चाहिए कि वो बियर एंड टियर को रजिस्ट कर सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टफनेस। तो उसके अंदर इतना सफिशिएंट टफनेस होनी चाहिए कि जैसे कि कोई भी सडन लोड आ जाए या सडन इम्पैक्ट आ जाए, यानी कि ऊपर से कुछ डिस्टेंस से कोई लोड उस पर गिरा रोड पर आके एग्रीगेट्स पर, तो वो उस लोड को क्या करें? बियर कर सके। यानी इतनी उसके अंदर टफनेस होनी चाहिए। साउंडनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंडनेस, रिलेट करता है ड्यूरेबिलिटी से, यानी कि कितना ड्यूरेशन तक, कितने टाइम तक वो एग्रीगेट्स जो है वर्क कर सकते हैं। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन, जो भी वेदरिंग एक्शंस होते हैं यानी टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से जो भी रेजिस्टेंस हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है साउंडनेस। मीन्स उस टेम्परेचर, उन एक्शंस को जो है वो एग्रीगेट रजिस्ट कर सकें, तो वो प्रॉपर्टी आपकी साउंडनेस कहलाती है। एग्रीगेट में सफिशिएंट साउंडनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है शेप। अब एग्रीगेट का जो शेप है, तो अगर आप फ्लेकी और इलोंगेटेड पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, फ्लेकी मतलब बहुत ज्यादा चपटे पार्टिकल्स, और इलोंगेटेड मतलब लंबाई में ज्यादा लंबे लंबे पार्टिकल्स जो हैं, और अगर फ्लेकी पार्टिकल्स हैं इनके ये कम स्ट्रेंथ देते हैं और ड्यूरेबिलिटी भी कम देते हैं देन एंगुलर एंड राउंडेड पार्टिकल्स। अगर आप एंगुलर और राउंडेड पार्टिकल्स के एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उनके कंपैरेटिवली फ्लेकी और इलोंगेटेड पार्टिकल्स में स्ट्रेंथ भी कम होती है और ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है। Hence, too much flaky और elongated aggregates are avoided. इसीलिए इन एग्रीगेट्स को आप अवॉइड करते हैं। आप जनरली एंगुलर और राउंडेड एग्रीगेट्स ही यूज करते हैं। आपको पता है अगर फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करें तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है लोड का। तो ओवरऑल जब ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो सपोज एंगुलर एग्रीगेट्स अगर आप यूज कर रहे हैं, तो एंगुलर एग्रीगेट्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आप इन पे आप लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होंगे? ये एक दूसरे के साथ इंटर पार्टिकल बॉन्ड बना चुके हैं, तो ये इजिली ब्रेक नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, और ये लोड को क्या करेंगे? बियर कर लेंगे। तो जहां पर अगर आपको लोड को बियर कराना है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वहां पर आप एंगुलर एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। वही अगर राउंड शेप एग्रीगेट्स की बात करें, तो आपको पता है कि राउंड शेप एग्रीगेट्स आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते एक दूसरे के साथ। तो अगर आप ये लोड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे? अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि ये अपनी जगह से हट जाएंगे। तो क्या होगा? फाइनली ये लोड को बियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है, तो आप वहां पर किस टाइप का एग्रीगेट यूज करेंगे? लेयर्स में। तो सब बेस और बेस में जो आप एग्रीगेट्स यूज करते हैं, आप वहां पे एंगुलर एग्रीगेट्स को यूज करेंगे, क्योंकि जिससे वो लोड को बियर कर सकें और दूसरे लोड्स दूसरे एग्रीगेट्स में ट्रांसफर कर सकें। ठीक है? वही अगर आप रिजिड पेवमेंट की बात करें, तो आपको पता है कि सिर्फ स्लैब एक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है, यानी कि ऊपर टॉप लेयर पे ही लोड का ट्रांसफर होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स में नहीं होता। तो आप यहाँ पर राउंड शेप के एग्रीगेट्स को यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, फॉर वाटर बाउंड मैकेडम और बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में आता है, तो एंगुलर पार्टिकल्स वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग होती है एग्रीगेट्स के बीच में, वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है, एग्जिस्ट फॉर सीमेंट एग्जिस्ट। ठीक है? यानी कि ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर एग्जिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग होने की वजह से आप वहां पर फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए एंगुलर एग्रीगेट्स को यूज कर सकते हैं। वही फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट की अगर आप बात करें, जो कि रिजिड पेवमेंट होता है, वहां पर आप राउंड शेप को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टॉप सरफेस ही लोड को डील कर रहा है, यानी सिर्फ स्लैब एक्शन ही वहां पर हो रहा है। क्लियर है? अब कुछ टेस्ट हैं रोड एग्रीगेट के, जैसे कि पहला टेस्ट आता है क्रशिंग टेस्ट। तो क्रशिंग टेस्ट आप किस में करते हैं? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करते हैं। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप क्रशिंग करते हैं, सबसे पहले आप परफॉर्म क्या करते हैं? आप ऐसे एग्रीगेट्स लेते हैं जो कि
2 सीप्स आप लेते हैं, एक तो 12 mm की और एक 10 mm की, ठीक है? तो वो एग्रीगेट्स जो 12 mm से तो पास हो जाएँ और 10 mm पे रिटेन हो जाएँ। यानी 10 mm की सीप पर जो यहाँ पर आ जाते हैं एग्रीगेट्स, उन एग्रीगेट्स को लेते हैं। तो जो साइज़ एग्रीगेट का है वो 10 to 12 mm के बीच का हो गया, यानी 12 mm से पास हो गए और 10 mm से बड़े साइज़ के पार्टिकल हो गए, तभी यहाँ रिटेन हो गए। उन एग्रीगेट्स को आपने क्या किया, 3 लेयर्स में जो है मोल्ड में फिल कर दिया, क्लियर है? तो 3 लेयर्स में फिल करने के बाद आपने इसको क्या किया, इसमें लोडिंग लगाई आपने, या तो आप क्रशिंग टेस्टिंग मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 टन पर मिनट के रेट से आपने करीब 10 मिनट तक जो है कंटिन्यूअसली ग्रेजुअल लोडिंग दी। लोडिंग के बाद क्या होगा, ये एग्रीगेट्स कुछ क्रश हो जाएंगे, तो इनको फिर इन एग्रीगेट्स को आपने 2.36 mm सीप से पास कराया। तो फाइनली जो क्रस्ट एग्रीगेट्स होंगे वो 2.36 mm सीप से पास हो जाएंगे। तो आप जो पासिंग एग्रीगेट्स हैं, जो क्रश है, इनका वेट आपने क्या किया, नोट कर लिया। सपोज इनका वेट W2 था और इनिशियल जो एग्रीगेट्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे थे टेस्ट करने के लिए, उसका वेट सपोज W1 था। तो जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकालते हैं आप, तो आपको ये देखते हैं कि कितने पास हो गए एग्रीगेट्स टोटल में से। तो पास कितने हुए, W2 पास हो गए W1 में से इंटू 100। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके एग्रीगेट्स बेकार हैं, वो रजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लोड को, तो वो इजीली क्रश हो जाएंगे। लोड आते ही फाइनली वो क्रश होना शुरू हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा क्रश होंगे उतने ही ज़्यादा 2.36 mm सीप से पास हो जाएंगे, मीन्स W2 की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एग्रीगेट्स जो है उनकी क्वालिटी बेकार है, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर है? देख लीजिए कि नंबर ऑफ लेयर्स 3 लेयर्स में फिल करते हैं। जो लोडिंग दे रहे हैं 4 टन पर मिनट की, 10 मिनट तक करीब लोडिंग देंगे। और जो साइज है सीप का जिसके आप पास करा रहे हैं फाइनली, वो 2.36 mm सीप है। तो आपने ले लिया सपोज W1 टोटल वेट है एग्रीगेट का जो इनिशियली आपने लिया था, और W2 जो है वो एग्रीगेट्स हैं जो पास हो रहे हैं 2.36 mm सीप से। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो ये आपकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होती है, इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू अगर आप सरफेस कोर्स की बात कर रहे हैं तो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन। भाई अगर बेस कोर्स की बात कर रहे हैं तो 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको वैल्यूज़ जो है आपको याद होनी चाहिए कि सरफेस कोर्स और बेस कोर्स के लिए कितनी होनी चाहिए, क्लियर है? अब बात करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट आता है इम्पैक्ट टेस्ट। तो इम्पैक्ट टेस्ट क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में करते हैं। इसमें सेम वही प्रोसेस करते हैं। 12 mm से जो एग्रीगेट पास हो गए और 10 mm पे जो रिटेन हो गए, उन एग्रीगेट्स को जो है आप ले लेते हैं और इन एग्रीगेट्स को एक मोल्ड में फिल करके आप क्या करते हैं, एक रॉड की हेल्प से, एक हैमर यूज़ करते हैं जिसका वेट 14 kg होता है, और 38 सेंटीमीटर की हाइट से इसको फ्री फॉल कराते हैं, क्लियर है? तो एक बार फॉल कराया, दूसरी बार, तो टोटल जो है 15 ब्लोज देते हैं, यानी 15 बार जो है आप 38 सेंटीमीटर की हाइट से 14 kg वेट होता है हैमर का, आप फॉल कराते हैं। फॉल कराने के बाद कुछ एग्रीगेट्स क्रश हो जाएंगे। उन क्रश्ड एग्रीगेट्स को 2.36 mm सीप से आपने पास कराया। जो एग्रीगेट्स पास हो गए, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेट ऑफ द एग्रीगेट जो वैल्यू आती है वो आपकी कहलाती है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो ये वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीगेट्स में सफिशियंट टफनेस है तो वो लोड को बियर कर लेगा, और जब बियर कर लेगा, रजिस्ट कर लेगा, तो ओवर क्रशिंग नहीं होगी। जब क्रशिंग नहीं होगी तो W2 की वैल्यू भी कम मिलेगी, क्लियर है? देख लीजिए, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में यूज़ करते हैं। एग्रीगेट जो है 10 से 12 mm के बीच का साइज लेते हैं। हैमर का वेट 14 kg होता है। फ्री फॉल हाइट जो है 38 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ब्लोज 15। तो जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आती है दैट इज W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो W1 क्या है, टोटल वेट एग्रीगेट का, और W2 वो एग्रीगेट का वेट जो पास हो रहा है 2.36 mm सीप से। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर सरफेस कोर्स। और बिटुमिनस मैकेडम की बात करें बेस कोर्स की, तो 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वाटर बाउंड मैकेडम की बात करें तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%। नेक्स्ट टेस्ट आता है एब्रेशन टेस्ट। ये आपका लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, आप एक स्टील सिलेंडर लेते हैं, ठीक है? इस सिलेंडर को
इस सिलेंडर में आप वो एग्रीगेट्स जिनको आपको एब्रेशन टेस्ट करना है, एब्रेशन मतलब रगड़न, जो रगड़ हो रही है आपस में, रबिंग हो रही है एग्रीगेट्स के बीच की, तो वो आप टेस्ट कर रहे हैं इसमें। तो ये एक बेस्ट टेस्ट कहलाता है एग्रीगेट का, जो लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट है, जो कि इंक्लूड करता है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब रबिंग जो है एग्रीगेट्स और स्टील बॉल्स के बीच में, और एट्रिशन इंक्लूड करता है, एट्रिशन मतलब जो आपस में ही एग्रीगेट्स के बीच में जो रबिंग हो रही है वो एट्रिशन कहलाता है, और इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप इसमें क्या करते हैं, उन एग्रीगेट्स को टेस्ट करते हैं जिनका आपको एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करनी है, उन एग्रीगेट्स को इसमें फिल कर दिया। सपोज इनिशियल वेट जो था W1 था, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें कुछ स्टील बॉल्स, करीब 6 से 12 स्टील बॉल्स डाल दी। तो उन स्टील बॉल्स का जो सपोज वेट होता है, वो कास्ट आयरन की स्टील बॉल्स होती हैं जिनका वेट अराउंड 390 टू 450 ग्राम होता है। तो फाइनली आपने क्या किया, इसमें इसको रोटेट कराया, ठीक है। अब इस स्टील ड्रम को रोटेट कराएंगे, तो जो रोटेशन होता है वो अराउंड 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में करीब 33 रिवॉल्यूशन, 33 बार इसको जो है आप रोटेट करते हैं, तो अराउंड 500 टू 1000 रिवॉल्यूशंस आप देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, फाइनली ये स्टील बॉल्स इन एग्रीगेट्स के साथ आपस में टकराएंगी, कुछ एग्रीगेट्स आपस में टकराएंगे और कुछ हाइट से जो है इम्पैक्ट होगा, तो उसकी वजह से ये एग्रीगेट्स कुछ क्रश हो जाएंगे, और इन क्रश एग्रीगेट को फिर आप 1.7 mm सीप से पास कराते हैं। तो जो एग्रीगेट्स पास हो गए उनका वेट आपने नोट कर लिया, तो जो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू आपको मिलती है, तो वो कितना एग्रीगेट जो है पास हो गए 1.7 mm सीप से, और टोटल वेट कितना था एग्रीगेट का W1, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू आ गई। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो टेस्ट है बेस्ट टेस्ट कहलाता है एग्रीगेट का, जो इंक्लूड करता है एब्रेशन, एट्रिशन और इम्पैक्ट। ये यूज़ करते हैं बियर और टीयर निकालने के लिए, यानी कि ओवरऑल कितना बियर टीयर हो रहा है आपके एग्रीगेट्स के बीच में, तो वो कैलकुलेट करने के लिए WER यहाँ पे कितना कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। तो कुछ टेस्ट है एब्रेशन के, जैसे कि लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, डॉरी एब्रेशन और डॉवेल एब्रेशन टेस्ट। तो बेस्ट मेथड जो है वो LAT लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट है, इसी को आप परफॉर्म करते हैं। तो इसमें वही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपने क्या लिए, 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट, करीब 500 से 1000 रिवॉल्यूशंस दिए। स्टील बॉल्स यूज़ करी जो कास्ट आयरन की बनी थी, जिसका वेट अराउंड 390 टू 450 ग्राम है। तो एब्रेशन वैल्यू जो आई दैट इज W2 अपॉन W1 इंटू 100, जहाँ W1 क्या है आपका एग्रीगेट, एवरेज वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 1.7 mm सीप, तो ये वैल्यू W2 हो गई, और W1 क्या हो गई, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सरफेस कोर्स के लिए, और बेस कोर्स के लिए 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ये वैल्यूज़ हैं जिनका आप यूज़ करते हैं एब्रेशन टेस्ट को फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट जो टेस्ट आता है दैट इज़ साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट जो आप परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो एग्रीगेट्स हैं उनको साउंडनेस आप वेदरिंग के लिए परफॉर्म करते हैं। तो वेदरिंग एक्शन की वजह से जो है वो साउंडनेस कितना रजिस्ट कर रहा है वेदरिंग एक्शन को, तो उसको रजिस्ट करने के लिए आप साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो एक बॉक्स में आप क्या करते हैं, सबसे पहले एग्रीगेट्स को फिल कर देते हैं, ठीक है। उन एग्रीगेट्स को फिल करने के बाद इसमें जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 या मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन से इसको क्या करते हैं, सोक कर लेते हैं। तो इन एग्रीगेट्स को आपने सोक कर दिया, या तो आपने सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ किया या आपने मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ किया। उसके बाद इन एग्रीगेट्स को आपने ड्राई कर दिया अराउंड 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ड्राई करने के बाद फिर इन एग्रीगेट्स को आपने निकाला। तो कुछ इसमें जो है इनका वेट लॉस हो जाएगा, इनकी रिएक्शंस की वजह से ब्रेक हो जाएंगे, तो इनका वेट जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो परसेंटेज लॉस आता है वेट में वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12%, 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। वही अगर परसेंटेज लॉस इन वेट जो है वो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये अगर सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो ये लिमिट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में वैल्यूज़ इनकी पूछ लेते हैं। आपको टेस्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको वैल्यूज़ पूछ लेंगे। अगर आप सोडियम सल्फेट सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज लॉस जो है
किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मैक्सिमम लिमिट बताइए। तो यहाँ पे पूछ लेंगे अगर मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन है तो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका शेप टेस्ट। तो शेप टेस्ट में पहला टेस्ट आता है फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट। इसमें आप वो टेस्ट करते हैं एग्रीगेट्स जो कि फ्लेकी हैं। कितने परसेंट एग्रीगेट्स जो हैं आपके फ्लेकी हैं, मतलब चपटे पार्टिकल्स हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, मेटल थिकनेस गेज का यूज़ करते हैं। तो मेटल थिकनेस गेज होती है जिसमें कुछ ओपनिंग्स, एक मेटल की प्लेट होती है जिसमें कुछ ओपनिंग्स बनी रहती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स रहती हैं। तो इन ओपनिंग्स के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करते हैं, फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हर ओपनिंग में अलग अलग सीप साइज मेंशन रहता है, सपोज 63, 50, इसके लिए 50, 40, तो अलग अलग सीप साइज मेंशन होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हर सीप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जैसे 63 mm, फिर उससे कम 50 mm, फिर उससे कम 40 mm। तो डिफरेंट डिफरेंट सीप साइजेस में जो भी सीप साइज हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। और आपने सपोज 200 पीसेस लिए जो कि आपको टेस्ट करने हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स के लिए, एग्रीगेट के 200 पीस लिए और उनको इनसे पास कराया। तो कुछ एग्रीगेट्स जो है 63 mm पे रिटेन हो गए होंगे, कुछ पास हो गए होंगे तो 50 mm पे रिटेन होंगे, कुछ 40 mm पे रिटेन हो गए होंगे। तो इस टाइप से जो है आपने अलग अलग साइजेस जो है एग्रीगेट को रिटेन करा लिया। फिर आपने क्या किया, अब जो पहली ओपनिंग है तो आपको पता है इसमें 63 और 50 साइज मेंशन है, तो वो एग्रीगेट्स लेंगे जो 63 mm से तो पास हो गए और 50 mm पे रिटेन हो गए हों। तो आपको पता है कि 63 mm से पास होके 53 mm पे रिटेन हो गए, ये एग्रीगेट्स आ गए। तो इन एग्रीगेट्स को इस सीप से, इस ओपनिंग से पास कराया। अब सपोज 200 में से 5 ऐसे पीस आए एग्रीगेट के जो कि 63 mm से पास हो गए थे और 50 mm से रिटेन हो गए, यानी 63 से तो छोटे एग्रीगेट थे और 50 mm से बड़े साइज के एग्रीगेट्स थे। अब इनको पास कराया तो कुछ जो फ्लेकी होंगे, जो चपटे होंगे, वो इजीली इससे पास हो जाएंगे। तो उन एग्रीगेट्स को नोट कर लिया। सपोज 5 में से 2 एग्रीगेट ऐसे थे जो इससे पास हो गए, फिर वो एग्रीगेट्स लिए जो 50 mm से पास हो गए और 40 mm पे रिटेन हो गए, उनको इस ओपनिंग से पास कराया। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग से आपने जो है अलग अलग एग्रीगेट्स को पास कराया। तो जो एग्रीगेट्स पास हो गए वही एग्रीगेट फ्लेकी होंगे, तो उनको जो है आपने टोटल वेट उनका नोट कर लिया। सपोज W2 था, जितने एग्रीगेट्स टोटल पास हो गए। क्लियर है। और इनिशियल वेट जो 200 पीसेस का था वो W1 था। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स की जो वैल्यू आपने निकाली कि कितने परसेंट एग्रीगेट्स फ्लेकी थे, यानी W2 जो वेट है एग्रीगेट का जो पास हो गए वो एग्रीगेट फ्लेकी होंगे, चपटे थे तभी इसलिए इससे पास हो गए। तो उनका टोटल वेट W2 था और इनिशियल वेट एग्रीगेट का W1 था। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको फ्लेकीनेस इंडेक्स की वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा होगी उतने ही चपटे पार्टिकल्स होंगे, तो W2 की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो फाइनली जो चपटे पार्टिकल्स होते हैं लोड अप्लाई करने पे इजीली क्रश हो जाते हैं, तो उनको आप यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये टेस्ट आप तब यूज़ करते हैं जब 6.3 mm से ग्रेटर साइज के एग्रीगेट्स हों, यानी इससे छोटे साइज के एग्रीगेट्स के लिए टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या होता है, जो परसेंटेज है बाय वेट ऑफ एग्रीगेट जिसकी जो लीस्ट डायमेंशन है वो 0.6 टाइम्स ऑफ मीन साइज से छोटी होनी चाहिए। अब मीन साइज क्या होता है कि सपोज यहाँ पे जो है आप स्लॉट साइज निकाल रहे हैं, जो एग्रीगेट्स आपको पता है पास हो रहे होंगे चपटे होंगे, इसका मतलब है जो स्लॉट साइज है, जो ओपनिंग का साइज है, इससे छोटे होंगे, उसका साइज तभी इजीली पास हो रहे होंगे। तो जो स्लॉट साइज होता है वो 3/5 यानी 0.6 लिख सकते हैं ऑफ मीन साइज। तो मीन साइज क्या होता है कि जो भी एग्रीगेट्स का दिया है, यानी इसमें जो एग्रीगेट्स मेंशन है 63 और 50, तो इन दोनों का आप एवरेज ले लेते हैं, वो मीन साइज कहलाता है। जैसे पहले स्लॉट की अगर आप बात करें तो डी मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 + 50 डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही स्लॉट साइज जो है दूसरी ओपनिंग का अलग होगा, क्योंकि इसका 50 और 40 मीन साइज होगा। तो इस टाइप से जो है 0.6 टाइम्स ऑफ मीन साइज से अगर छोटे साइज के एग्रीगेट्स हैं तो वो जो है वो फ्लेकी पार्टिकल्स होंगे, उनको आप कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जैसे कि फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या होता है, W2
जो भी वेट पास हो गया 0.6 टाइम्स ऑफ डी मीन साइज से, क्लियर है, यानी कि मीन साइज से जो 0.6 टाइम्स से अगर छोटा है, यानी स्लॉट साइज से जो छोटे साइज के एग्रीगेट्स हैं वो पास हो गए, तो उनका वेट आपने W2 नोट कर लिया। इनिशियल टोटल वेट W1 था, तो W2 अपॉन W1 इंटू 100 ये आपकी आ गई फ्लेकीनेस इंडेक्स की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी पेवमेंट के लिए, क्लियर है। तो 15% से ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट आता है इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। तो इलोंगेशन इंडेक्स में भी सेम वही 200 पीसेस लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बस एक लेंथ गेज का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से इसमें जो है ओपनिंग्स रहती हैं, ये बना रहता है, ये ओपनिंग्स इनके बीच की रहती हैं, क्लियर है। तो अलग अलग ओपनिंग्स रहती हैं। तो आप क्या करते हैं, वही 200 पीसेस लेते हैं, सेम सीप साइजेस होते हैं। पहली ओपनिंग सपोज 63 और 50 mm सीप साइज के लिए, तो जो एग्रीगेट्स है उनको लेंथ के अलोंग पास कराया। अब इलोंगेशन का मतलब है लंबे पार्टिकल्स, जितने लंबे पार्टिकल्स होंगे लोड अप्लाई करने पे इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो आप ये देखते हैं कि लंबे पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर इसमें से सपोज 63 mm सीप से और 50 mm सीप पे जो रिटेन हो गए, तो वो एग्रीगेट्स आपने लिए और इस ओपनिंग से पास कराया। तो सपोज लेंथ के अलोंग आप पास कराते हैं, तो इसमें से अगर लेंथ के अलोंग आपने पास कराया, तो जो पार्टिकल्स जो है पास नहीं हुए, इसका मतलब है वो लंबे थे, तो उन पार्टिकल्स को आपने रिटेन कर लिया, यानी अलग कर लिया। तो अब इसमें वो पार्टिकल्स लेंगे जो अलग कर रहे हैं, यानी रिटेन हो रहे हैं, जो इससे पास नहीं हो रहे। जो पास हो जा रहे हैं इसका मतलब है वो छोटे साइज के होंगे, तो ठीक है। अगर ज़्यादा लंबे पार्टिकल्स हैं तो वो इस ओपनिंग से पास नहीं होंगे। फिर सिमिलरली दूसरी ओपनिंग आपने देखी 50-40 mm के पास वाली, वो दूसरी ओपनिंग से पास कराया। तो जो पार्टिकल्स लंबे थे वो आपने क्या किए, रिटेन कर लिए। तो टोटल जो रिटेन हो गए वो सारे के सारे लंबे पार्टिकल्स थे, उनका वेट आपने नोट कर लिया, वो W1 था। तो इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल जो रिटेन एग्रीगेट्स हो गए और टोटल वेट सपोज W1 था इंटू 100। तो ये वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है लंबे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तभी W2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो लंबे पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हैं तो वो ईजिली लोड अप्लाई होने पे ब्रेक हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। देख लीजिए, साइज ऑफ एग्रीगेट जो है 6.3 mm से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इलोंगेशन इंडेक्स जो है वो परसेंटेज है बाय वेट ऑफ एग्रीगेट जिसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन ग्रेटर देन हो 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज। अब जैसे ये स्लॉट साइज यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो स्लॉट साइज आता है वो होता है आपका 9/5 ऑफ देयर मीन साइज। मीन साइज मतलब डी मीन। मीन साइज क्या हो गया, जो भी सीप के लिए मेंशन होगा 63 और 50/2, क्लियर है। तो यहाँ पे आप 9/5 या आप 1.8 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज, तो यहाँ पे इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो W2 क्या है, वो वेट एग्रीगेट है जो रिटेन हो रहे हैं 1.8 टाइम्स ऑफ डी मीन लेंथ गेज से, क्लियर है। यानी ये लेंथ गेज कहलाती है जिसको आप मेजर करते हैं इलोंगेशन इंडेक्स को। तो लेंथ गेज से जो भी 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज जो है उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे जो रिटेन हो रहे हैं इस पे, तो वो आपकी वैल्यू हो गई W2। W1 क्या है, टोटल वेट हो गया। तो इलोंगेशन इंडेक्स की भी वैल्यू 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है शेप टेस्ट में एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी मतलब आप ये चेक कर रहे हैं कितने परसेंट जो है एंगुलर पार्टिकल्स हैं। तो ये शो करता है डिग्री ऑफ पैकिंग, जितनी ज़्यादा एंगुलरिटी होगी यानी उतनी ज़्यादा पैक्ड हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एंगुलरिटी नंबर आप चेक करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 67% माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम। तो 67% क्या है, ये वो परसेंटेज है, इट इज परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम ऑफ मोस्ट राउंडेड एग्रीगेट इन वेल कॉम्पैक्टेड स्टेट। यानी राउंडेड एग्रीगेट्स को आपने अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लिया, तो उस केस में जो परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम है उसमें अगर आप परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम किसी अदर एंगुलर पार्टिकल का एग्रीगेट का आप माइनस कर दें तो एंगुलरिटी नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एंगुलरिटी नंबर 67% माइनस वेट ऑफ एग्रीगेट, जहाँ WA आपका है वेट ऑफ एग्रीगेट, क्लियर है। तो आपको परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम निकालना है, वेट ऑफ एग्रीगेट, GA क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है एग्रीगेट्स की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स, और WW क्या है, वेट ऑफ वाटर। यानी कि सेम वॉल्यूम में जो वाटर का वेट है वो आपका वेट ऑफ वाटर है। तो वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर इनटू 100।
67 माइनस दिस। क्लियर है? तो ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगुलरिटी नंबर मेजर करता है वॉइड्स इन एक्सेस ऑफ 33%। अब ये 67% तो कॉम्पैक्टेड हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 33%। यानी कि कितने वॉइड्स जो है वो 33% के एक्सेस में है, मतलब ज़्यादा है, ये लाई करती है इसकी वैल्यू 0 से 11। तो एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू 0 से 11 के बीच में होती है। क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एंगुलरिटी नंबर की रेंज क्या होती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। तो वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 2.65 विच कंप्लीटली फिल इनटू सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो कितना है? 0.003 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये वॉल्यूम आपको गिवन है इज 5247 ग्राम। 5247 ग्राम जो है वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट का, यानी वेट ऑफ एग्रीगेट कितना है? 5247 ग्राम। आपको एंगुलरिटी नंबर जो है कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि एंगुलरिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंगुलरिटी नंबर की जो वैल्यू है वो फॉर्मूला क्या होता है? 67% माइनस weight of aggregate divided by specific gravity of aggregate into weight of water। क्लियर है? तो ये आपका एंगुलरिटी नंबर आ जाता है। तो 67 माइनस वेट ऑफ एग्रीगेट कितना है आपका? 5247 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 इंटू वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सेम वॉल्यूम में जो सिलेंडर में जिसमें आप एग्रीगेट फिल करें, सेम वॉल्यूम में जितना वाटर आएगा, तो वो वाटर का जो है आपको वेट निकालना है। तो वाटर का वेट यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.03003 इंटू अगर इसमें आप डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम वॉल्यूम में वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो फाइनली 67 माइनस 66, तो इसके लिए एंगुलरिटी नंबर कितना आ गया? 1। क्लियर है? तो इस टाइप से जो है आप एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी रेंज 0 से 11 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 1 आ गया, इसका मतलब है ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं एग्रीगेट को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि 400 ग्राम सैंपल है ऑफ कोर्स एग्रीगेट, देयर आर 80 ग्राम फ्लेकी पार्टिकल्स हैं जिसमें, और 100 ग्राम जो है इलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं। फ्लेकी पार्टिकल्स 80 ग्राम है, इसका मतलब है 80 ग्राम पार्टिकल ऐसे हैं जो पास हो गए उस ओपनिंग से, और 100 ग्राम इलोंगेटेड पार्टिकल का मतलब है कि ऐसे पार्टिकल्स जो लंबे थे वो रिटेन हो गए। ठीक है? तो आपको टोटल इलोंगेशन और फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालना है। तो पहले आप फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल लीजिए, यानी टोटल 400 में से 80 ग्राम फ्लेकी थे तो 100 में कितना हो जाएगा? यानी 20% जो है आपके फ्लेकीनेस इंडेक्स आ गया। और वही इलोंगेशन इंडेक्स क्या होगा कि 400 में से 100 ग्राम जो ऐसे पार्टिकल्स थे जो क्या थे? आपके फ्लेकी थे। क्लियर है? तो यानी कि 100 ग्राम फ्लेकी इलोंगेटेड थे, तो 100/400 इंटू 100 परसेंटेज में निकाल लिया, तो आपको ये देख लिया 25% पार्टिकल ऐसे हैं जो इलोंगेटेड है। क्लियर है? तो इलोंगेटेड इंडेक्स और फ्लेकीनेस इंडेक्स निकाल लिया। अब पूछ रहे हैं टोटल बताइए इलोंगेशन एंड फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? फ्लेकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स इन दोनों का आपने सम कर दिया, 45% जो है आपका टोटल इलोंगेशन एंड फ्लेकीनेस इंडेक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है कि जो वाटर में आप एग्रीगेट को एब्जॉर्ब कराते हैं 24 आवर्स के लिए, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है एग्रीगेट्स में वो 0.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द वेट ऑफ एग्रीगेट। यानी एग्रीगेट के टोटल वेट का 0.6% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन जो है एग्रीगेट्स में नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एग्रीगेट की होती है वो 2.6 से 2.9 के बीच में होनी चाहिए। ये मेजर करती है क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसकी क्वालिटी क्या है। क्लियर है? अब आता है बिटुमिन एडेशन टेस्ट। तो बिटुमिन एडेशन टेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले आप एक बॉक्स लेते हैं। क्लियर है? इस बॉक्स में आप क्या करते हैं? एग्रीगेट्स जो है एग्रीगेट्स को फिल कर देते हैं, एग्रीगेट्स डाल देते हैं, और इसमें जो है वाटर फिल कर देते हैं। क्लियर है? बिटुमिन जो है आप फिल कर देते हैं और टेम्परेचर इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो एग्रीगेट जो है इमर्सन कर देते हैं, ये बिटुमिन है, तो ये बिटुमिन आपका है। बिटुमिन में आपने जो एग्रीगेट्स को डाल दिया तो क्या होगा? फाइनली 24 आवर्स के लिए जो है आपने इमर्सन कर दिया। क्लियर है? 24 आवर्स के लिए आपने बिटुमिन में जो है इमर्स कर दिया एग्रीगेट्स को, और उसके बाद आपने देखा जो एग्रीगेट्स होते हैं जनरली वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है? पहला होता है सिलिका,
यानी कि जो इग्नियस रॉक से फॉर्म होते हैं, तो वो जो सिलिका एग्रीगेट्स होते हैं जिनके पास जो चार्ज होता है जिन पे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। तो जब नेगेटिव होगा तो फाइनली क्या होगा, ये मोर प्रोन होंगे वाटर के, यानी वाटर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और वाटर में पॉजिटिव चार्ज, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इस टाइप के एग्रीगेट्स जो है हाइड्रोफिलिक एग्रीगेट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एग्रीगेट्स। और जो दूसरे टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं जिनमें जो जैसे कि लाइम स्टोन हो गया, तो लाइम स्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होता है। तो फाइनली इसमें क्या होता है, जो एग्रीगेट्स होते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो है लेस प्रोन होते हैं वाटर के, यानी वाटर के साथ उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसलिए इनको जो है हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर भागने वाले पार्टिकल्स। तो ये हाइड्रोफोबिक हो गए। तो फाइनली क्या होता है, दो टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं। इन एग्रीगेट्स को आपने इसमें डाल दिया बिटुमिन में और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा। तो फाइनली क्या होगा, ये एग्रीगेट्स, ये बिटुमिन जो है इन एग्रीगेट की सरफेस पे चिपक जाएगा जाके। क्लियर है। तो जितना चिपका, यानी जो स्ट्रिपिंग हो गई, स्ट्रिप की फॉर्म में एक चिपक जाएगा। तो फाइनली जो स्ट्रिपिंग वैल्यू होती है वो आपकी 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 25% से ज़्यादा एग्रीगेट्स जो है वो एडहेशन नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा एग्रीगेट्स में चिपकना नहीं चाहिए। क्लियर है। तो ऑप्शन में आ जाता है कि स्ट्रिपिंग वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, यानी 25% मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको स्ट्रिपिंग वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिफरेंस, देख लीजिए बिटुमिन और टार में क्या डिफरेंस होता है। बिटुमिन जो है मैन्युफैक्चर करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम का आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस कर दिया, वो कहलाता है आपका बिटुमिन। यानी कि पेट्रोलियम को अच्छे से डिस्टिलेट कर दिया, उसको प्रॉपर तरीके से क्योर करके जो फॉर्म करा आपने, दैट इज बिटुमिन। ये एयर की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं। और टार क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड, यानी कोयले और लकड़ी का जो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं वो आपका कहलाता है टार। ये एयर की एब्सेंस में करते हैं। क्लियर है। तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया, ये पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन से बनता है, ये कोल और वुड के डिस्टिलेशन से बनता है। जो बिटुमिन होता है ये सॉल्युबल होता है, यानी इजीली घुलनशील होता है, घुल जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और ये जो होता है इनसॉल्युबल होता है टोलुइन में, यानी कि ये टोलुइन में जो है सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल इन टोलुइन। ठीक है, सॉरी इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल होता है टोलुइन में। और ये सॉल्युबल जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये मोर रेजिस्टेंट टू वाटर, यानी वाटर को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर लेता है, ये उतना रेजिस्ट नहीं कर पाता। लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है ये, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कहते हैं ससेप्टेबल कर लेता है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर को भी उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मोर टेम्परेचर ससेप्टेबल होते हैं। ये फ्री कार्बन कंटेंट इसमें लेस होता है और इसमें फ्री कार्बन कंटेंट मोर होता है। तो ये डिफरेंस है बिटुमिन और टार में। तो बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है असफॉल्ट। असफॉल्ट क्या होता है, वो बिटुमिन जो इनर मटेरियल कंटेन करता है, यानी बिटुमिन में अगर इनर्ट मटेरियल पड़े हुए हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, असफॉल्ट। अब बात आती है, नेक्स्ट टर्म आता है कटबैक बिटुमिन। तो कटबैक बिटुमिन का क्या मतलब होता है कि अगर विस्कोसिटी जो है बिटुमिन की आपने रिड्यूस कर दी बाय वॉलेटाइल डाइल्यूएंट से, यानी कि ऐसे डाइल्यूएंट्स डाल दिए जिससे जो विस्कोसिटी है, जो श्यानता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है बिटुमिन का, वो कम कर दिया आपने, तो वो कहलाता है कटबैक बिटुमिन। देन इट इज़ नोन एज कटबैक बिटुमिन। ये जो है कोल्डर रीजन्स में आप यूज़ करते हैं कि आपने क्या किया, बिटुमिन की विस्कोसिटी कोल्डर रीजन में, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ जल्दी जम जाएगा, तो आप उसको क्या करते हैं, वॉलेटाइल डाइल्यूएंट्स डाल देते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है। तो ये डालने से क्या होता है, इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। वॉलेटाइल का मतलब है कि ये वो होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं विस्कोसिटी को बिना किसी प्रॉपर्टी में चेंज आए, यानी कि विटामिन की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा और विस्कोसिटी विटामिन की कम हो जाएगी, और उसके बाद फुलफिल होने के बाद जो पर्पस है आपका फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, पेट्रोल या कैरोसिन वगैरह ऐड कर देते हैं विटामिन में, तो ये विटामिन की प्रॉपर्टी तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो है पर्पस फिल होने के बाद ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो जनरली जो अगर आप टाइप्स देखते हैं विटामिन के, कुछ टाइप्स हैं कटबैक विटामिन के, जैसे कि टाइप्स ऑफ कटबैक विटामिन। तो पहला जो टाइप आता है उसको कहते हैं रैपिड क्योरिंग कटबैक, रैपिड क्योरिंग कटबैक। ठीक है, तो इसको आरसी से डिनोट करते हैं, रैपिड क्योरिंग।
इसमें जो है बिटुमिन में आप जो यूज़ करते हैं, बिटुमिन को जो फ्लक्स करते हैं आप, बिटुमिन इज़ फ्लक्स यानी बिटुमिन में जो मिक्स करते हैं वोलेटाइल डाइल्यूएंट, वो आप यूज़ करते हैं नैप्थालीन, नैप्थालीन एंड या गैसोलीन, ठीक है। तो ये वोलेटाइल डाइल्यूएंट जो है रैपिड क्योरिंग कटबैक में आप यूज करते हैं, गैसोलीन या नैप्थालीन। तो ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि रैपिड क्योरिंग में आप कौन सा यूज करते हैं, हाई क्वालिटी का कौन सा विटामिन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है मीडियम क्योरिंग कटबैक, यानी कि थर्ड टाइप है, सेकेंड टाइप है मीडियम क्योरिंग, इसको आप MC से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो है जनरली आप कैरोसिन का यूज करते हैं, क्लियर है। मीडियम क्योरिंग में कैरोसिन यूज करते हैं। थर्ड आता है स्लो क्योरिंग कटबैक। तो स्लो क्योरिंग कटबैक में आप क्या करते हैं, इसको SC से डिनोट करते हैं। इसमें आप जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट डाइल्यूएंट यूज करते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, हाई बॉइलिंग पॉइंट डाइल्यूएंट, यानी कि जैसे कि पेट्रोल वगैरह हो गया या जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वैसे डाइल्यूएंट को आप यूज़ कर लेते हैं स्लो क्योरिंग कटबैक में, क्लियर है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं कटबैक बिटुमिन। नेक्स्ट आता है बिटुमिन इमल्शन। तो बिटुमिन इमल्शन का मतलब है कि जो बिटुमिन है जिसमें आप वाटर और इमल्शन को मिक्स कर रहे हैं, वो बिटुमिन इमल्शन कहलाता है। ये वो कंडीशन है जिसमें आप बिटुमिन को सस्पेंडेड करते हैं एक्वस मीडियम में, यानी कि जहाँ वाटर का मीडियम है, जहाँ पानी वानी है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, इस टाइप को बिटुमिन को सस्पेंडेड कर देते हैं, यानी वहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं इमल्शन को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके मिक्स होके वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो ये आप पैचअप वर्क के लिए यूज़ करते हैं। पैचअप यानी जहाँ पे क्रैक्स वगैरह आ गए, ज्वाइंट्स वगैरह हैं या कहीं पे गड्ढे वगैरह हो गए, तो वहाँ पे आप बिटुमिन इमल्शन को यूज़ कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको आप रेनी सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। रेनी सीजन में वाटर वगैरह ज़्यादा रहता है, आप वहाँ पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। कुछ इसके टाइप्स हैं, जैसे रैपिड सेट, यानी कि इसको सरफेस पेंटिंग और ड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीडियम सेट का मतलब है प्री मिक्सिंग विद कोर्स एग्रीगेट, जो कोर्स एग्रीगेट है उनके साथ पहले ही मिक्स करके आप यूज़ कर लेते हैं। और स्लो सेट का मतलब है कि जो फाइन एग्रीगेट्स होते हैं उनके साथ पहले ही मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ टाइप्स हैं टार के, जैसे कि देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ, इसके जो टाइप्स हैं टार के, जैसे कि आप RT1 यूज़ करते हैं, सेकेंड जो है RT2, RT3, RT4, RT5, इस टाइप के जो है आप टाइप्स यूज़ करते हैं। मतलब होता है कि इसे रैपिड टार 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसे जैसे आप इस ऑर्डर में आ रहे हैं, तो 1 का मतलब है सरफेस पेंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, RT5 का मतलब है ग्राउटिंग के लिए। जैसे जैसे ये वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, इसका मतलब है कि जो इनकी विस्कोसिटी है वो भी वैल्यू, विस्कोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है, क्लियर है। RT5 यानी सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी है, इसलिए आप ग्राउटिंग के लिए यानी प्रेशर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं जहाँ, वहाँ पर आप यूज़ कर लेते हैं। और सरफेस पेंटिंग यानी सबसे कम विस्कोसिटी है, तो वहाँ पर आप इसको सरफेस पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट ऑन बिटुमिन। कुछ टेस्ट हैं बिटुमिन के, जैसे कि पहला टेस्ट आता है पेनिट्रेशन टेस्ट। तो पेनिट्रेशन टेस्ट का मतलब है कि जो पेनिट्रेशन वैल्यू आप इसमें फाइंड करते हैं, तो पेनिट्रेशन मतलब जो ग्रेड है बिटुमिन का, अगर आप उसको 10 से डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू कहलाती है पेनिट्रेशन की। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस को बिटुमिन की, क्लियर है। इसको मेजर करते हैं कि जो डेप्थ है इन 1/10 ऑफ mm टू विच अ स्टैंडर्ड नीडल कैरिंग अ वेट ऑफ 100 ग्राम। एक नीडल यूज करते हैं जिसका वेट 100 ग्राम होता है, उसको आप बिटुमिन में पेनिट्रेट करते हैं 5 सेकेंड के लिए, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो 5 सेकेंड में जितना पेनिट्रेशन हुआ उसको अगर आप 1/10 कर दें, यानी जो डेप्थ आपने ली है और इन 1/10 ऑफ mm में, तो उसकी जो 1/10 वैल्यू होगी, जैसे कि ये 1/10 ले ली, वो मेजर करता है सॉफ्टनेस और हार्डनेस को, यानी कितना पेनिट्रेशन हो गया, क्लियर है। तो वो आपका पेनिट्रेशन टेस्ट कहलाता है। देख लीजिए कि ग्रेड ऑफ विटामिन डिसाइड करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट के बेसिस पर। जैसे कि अगर बिटुमिन का ग्रेड जो है A30 है, इसका मतलब होता है कि जो बिटुमिन मैन्युफैक्चर हो रहा है वो असम पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर हो रहा है, और इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेड कितना है 30/10 कर देंगे तो कितना पेनिट्रेशन वैल्यू आ जाएगी 3 mm। वही अगर ग्रेड अगर S30 है, तो इसका मतलब है जो बिटुमिन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो अदर देन असम पेट्रोलियम से दूसरा जो है आप मेजर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी असम पेट्रोलियम से आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। तो S30 है, इसका मतलब है इसका ग्रेड ऑफ बिटुमिन क्या हो गया 30/10 मीन्स पेनिट्रेशन वैल्यू कितनी आ गई 3 mm, क्लियर है।
तो टार जो है वो सॉफ्ट होता है, हेंस पेनिट्रेशन टेस्ट इज नॉट यूज्ड। इसीलिए आप टार के लिए जो है पेनिट्रेशन टेस्ट यूज नहीं करते, आप सिर्फ बिटुमिन के लिए जो है पेनिट्रेशन टेस्ट को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका डक्टिलिटी टेस्ट। तो डक्टिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये वो डिस्टेंस होती है सेंटीमीटर में विच ए स्टैंडर्ड ब्रिकेट ऑफ 10 by 10 mm can be stretched before the thread breaks at standard temperature of 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या करते हैं, 10 by 10 mm का एक ब्रिकेट बनाते हैं, क्लियर है, इस टाइप का होता है 10 by 10 mm का, जिसमें क्या करते हैं कुछ इस टाइप का स्पेस बना होता है, ये ब्रिकेट रहता है, ठीक है। इसमें ये जो है आपका मेटल रहता है और इसमें आप क्या करते हैं, इतना स्पेस ओपन रहता है जिसमें आप बिटुमिन को फिल कर देते हैं, फिर इसको आप स्ट्रेच करते हैं। तो जब आप स्ट्रेच करेंगे तो फाइनली क्या होगा, ये खिंचता चला जाएगा और फाइनली एक लेयर के बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है। तो जितना डक्टाइल होगा यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर गया वो वैल्यू आपकी कहलाती है डक्टिलिटी वैल्यू, यानी मैक्सिमम लिमिट तक कितना स्ट्रेच कर सकता है। तो इसको आप 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से जो है स्ट्रेच करते हैं तो वो वैल्यू डक्टिलिटी वैल्यू कहलाती है। देख लीजिए ये वो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में टू विच ए स्टैंडर्ड ब्रिकेट जिसका साइज 10 by 10 mm है, इसको आप स्ट्रेच करते हैं बिफोर द थ्रेड ब्रेक्स, तब तक जब तक ये जो थ्रेड बन जाए और ब्रेक ना हो जाए, जिसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इट इज मेजर ऑफ एडेसिवनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमिन, जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उतना ज़्यादा जो है स्ट्रेच होता चला जाएगा। जो मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू होती है ISI के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो 75 सेंटीमीटर होती है फॉर ग्रेड 45 एंड एबव, यानी कि अगर ग्रेड 45 या उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम डक्टिलिटी वैल्यू 75 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए, क्लियर है। इससे कम में अगर ब्रेक हो गया तो उसको आप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी टेस्ट। तो विस्कोसिटी टेस्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहले आप विस्कोसिटी चेक करते हैं, उसके लिए आप एक ओरिफिस लेते हैं, यानी ओरिफिस मतलब एक छोटा सा होल लेते हैं और उसके साथ आप एक अटैच कर देते हैं ये, इसमें क्या करते हैं आप, ये 10 mm का ओरिफिस रहता है, 10 mm मीन्स 1 सेंटीमीटर का ओरिफिस लेते हैं। तो ये इन्वर्स होता है फ्लूइडिटी के, यानी कि जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी। तो इसको मेजर करते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कितना रेजिस्टेंस है, रजिस्ट कर रहा है फ्लो को। तो ये वो टाइम है टेकन इन सेकेंड्स बाई 50 ml ऑफ विटामिन टू फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर थ्रू अ स्पेसिफाइड ओरिफिस ऑफ साइज 10 mm अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन एंड टेम्परेचर। मतलब क्या है कि आप एक कंटेनर लेते हैं, इसमें एक छोटा सा होल बना देते हैं जिसको ओरिफिस कह रहे हैं, जो 10 mm का रहता है, इसमें विटामिन फिल कर देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। अब इसमें एक साथ में ये अटैच कर दिया आपने बॉक्स, इसमें क्या होता है जितना इसमें आ गया कंटेनर में, इसमें जो है 50 ml विटामिन, यानी जो 50 ml विटामिन आने में जितना टाइम लगा वो टाइम आप नोट कर लेते हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है, और टाइम अगर कम लग रहा है तो विस्कोसिटी फाइनली क्या होगी, इसमें ज़्यादा विस्कोसिटी है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और टाइम अगर कम लग रहा है तो इसका मतलब है विस्कोसिटी विटामिन की कम है, क्लियर है। तो ये विस्कोसिटी टेस्ट होता है कि 50 ml विटामिन आने में जितना टाइम सेकेंड्स में लग रहा है 1 सेंटीमीटर ओरिफिस या 10 mm ओरिफिस से पास होने में, तो वो आपका कहलाता है विस्कोसिटी टेस्ट। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट क्या होता है, कंसिस्टेंसी को डिनोट करता है कि कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है आपका विटामिन। तो ये मेजर करते हैं कंसिस्टेंसी विटामिन की, फॉर विच पेनिट्रेशन ऑफ विस्कोसिटी टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड, यानी ये तब आप यूज़ करते हैं जब पेनिट्रेशन ऑफ विस्कोसिटी टेस्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये टेस्ट आप कब यूज़ करते हैं, तो ये टेस्ट आप तब यूज़ कर रहे हैं जब पेनिट्रेशन ऑफ विस्कोसिटी टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड, क्लियर है। तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें आप वाटर फिल रखते हैं, ठीक है, वाटर फिल रखते हैं जिसका टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर उसके बाद आप एक एल्यूमिनियम का फ्लोट लेते हैं जिसमें 1 सेंटीमीटर ये जो है ओरिफिस ओपन रहता है, और इसमें आप विटामिन जो है भर देते हैं, क्लियर है। इस फ्लोट में जो है विटामिन फिल कर देते हैं, और विटामिन जिसका टेम्परेचर आप कितना रखते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो बिटुमिन कूल्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस एंड केप्ट इन एल्यूमिनियम फ्लोट, और इस एल्यूमिनियम फ्लोट को आपने वाटर के ऊपर रख दिया। तो आपको पता है कि वाटर का कंसंट्रेशन कम है और बिटुमिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो वाटर क्या होगा, इस फ्लोट के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाएगा। इसका मतलब है अब प्लेस द फ्लोट ओवर वाटर, अब आपने फ्लोट को वाटर के ऊपर प्लेस कर दिया और वो टाइम नोट किया जब वाटर जो है फ्लोट में यानी बिटुमिन के थ्रू इंजेक्ट कर जाए यानी अंदर चला जाए, तो वो टाइम आप नोट कर लेंगे। तो फाइनली आप उससे क्या निकाल सकते हैं, फ्लोट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी फ्लोट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है वाटर को इसके अंदर पेनिट्रेट होने में, और उतना ज़्यादा टाइम कब लगेगा, जब बिटुमिन बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा यानी हार्ड होगा, तभी ये वाटर को पेनिट्रेट होने से रोकेगा। इसका मतलब है स्टिफर दी बिटुमिन। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिटुमिन कितना स्टिफ है, कितना ज़्यादा विस्कस है। क्लियर है, कंसिस्टेंसी मतलब कितना हार्ड है, फर्म है। जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लोट वैल्यू लगेगी, यानी वो टाइम जो कि वाटर को इस बिटुमिन तक आने में लग रहा है, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब है फ्लोट वैल्यू उतनी ज़्यादा है। फ्लोट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बिटुमिन आपका स्टिफर होगा। देख लीजिए, हायर दी फ्लोट वैल्यू स्टिफर दी बिटुमिन। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या होता है, इसमें जो एपरेटस यूज करते हैं वो रिंग एंड बॉल यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आप कौन सा एपरेटस को यूज कर रहे हैं। तो रिंग एंड बॉल टेस्ट को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं जिसमें जो है वाटर फिल रहता है, और इसमें आप कुछ डिस्टेंस पर यानी कि 25 mm या आप कह सकते हैं अबाउट 1 इंच, ठीक है। तो 1 इंच की डिस्टेंस पर जो है यहाँ पे आप एक फ्लोट लेते हैं रिंग एंड बॉल, यानी कि एक दो जो है रिंग्स लेते हैं जिसमें बिटुमिन फिल रहता है और इसके ऊपर से आप बॉल्स अटैच कर देते हैं। तो जो बॉल्स होती हैं दो स्टील बॉल का यूज़ करते हैं, और इस स्टील बॉल का जो डायामीटर रहता है वो अराउंड 7.5 mm रहता है, और ओवरऑल जो वेट होता है वो 3.5 ग्राम रहता है। क्लियर है, तो इस बिटुमिन को आपने कूल कर लिया पहले गर्म करके, उसके बाद आपने क्या किया, इसको इस पे प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद इसके ऊपर बॉल्स आपने अटैच कर दी। तो ये क्या होगा, फाइनली ये बॉल्स के वेट के वजह से यानी इसका जो वाटर का टेम्परेचर अराउंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, तो हीट होने के बाद ये जो बॉल है आपकी ये 25 mm डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा यानी बिटुमिन पिघलता जाएगा, और इस वेट की वजह से फाइनली ये बिटुमिन क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, यानी बॉल्स जो है आपकी फाइनली 25 mm डिस्टेंस को क्या करेंगी, कवर कर लेंगी। तो जो 25 mm डिस्टेंस कवर कर लेंगी वो टेम्परेचर आपने फाइनली नोट कर लिया, यानी वो टेम्परेचर क्या था कि जिस टेम्परेचर पे इसने 25 mm डिस्टेंस को कवर कर लिया वो टेम्परेचर आपका कहलाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट। क्लियर है, यानी वो टेम्परेचर सॉफ्टनिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर बिटुमिन अटेन करता है एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट, जो कि लाई करता है 35 to 70 डिग्री सेल्सियस। यानी जब आप इसका टेम्परेचर अराउंड 35 to 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ाते हैं तो फाइनली क्या होता है, ये जो है बिटुमिन बॉल के साथ बॉटम लेयर पे आ जाता है, यानी 25 mm डिस्टेंस को कवर कर लेता है। वो टेम्परेचर आप नोट कर लेते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, वो टेम्परेचर आपका कहलाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो फाइनली क्वेश्चन आपका सिर्फ ये आएगा कि कौन सा एपरेटस यूज करते हैं और कितनी टेम्परेचर की रेंज होती है। तो 35 to 70 डिग्री सेल्सियस जो है वो रेंज कहलाती है। क्लियर है, अब नेक्स्ट आता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट क्या होता है कि इसमें जो एपरेटस यूज करते हैं वो कहलाता है पेंस्की मार्टिन क्लोज एंड ओपन कप एपरेटस। तो ये एपरेटस नाम आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। फ्लैश पॉइंट होता क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिसमें बिटुमिन वेपर मोमेंटली टेक्स फायर इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश स्टैंडर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है कि फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें बिटुमिन जस्ट फ्लैश होना शुरू हो जाए, यानी जस्ट चिंगारी निकलना शुरू हो जाए। क्लियर है, तो वो पॉइंट जो है वो आपका कहलाता है फ्लैश पॉइंट। और स्टैंडर्ड पॉइंट जो है फ्लैश पॉइंट, स्टैंडर्ड फ्लैश पॉइंट है जो कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने ISI ने डिनोट किया है, यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें बिटुमिन जस्ट फायर निकलना ही शुरू हो, यानी फ्लैश निकलना शुरू हो, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश की फॉर्म में फायर आ जाए, वो आपका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। और फायर पॉइंट क्या होता है, ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है
जिस पर बिटुमिन जो है बस इग्निटेड और बर्न होना शुरू हो जाए, यानी जलना शुरू हो जाए, वो पॉइंट फायर पॉइंट कहलाता है। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो प्योर बिटुमिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.97 से 1.02 के बीच में होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। और जो टार की बात करें तो टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 से 1.25 की रेंज में होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टेस्ट आता है स्पॉट टेस्ट। तो स्पॉट टेस्ट क्या होता है? ये इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वेदर द बिटुमिन क्रैक्ड और नॉट। ये चेक करता है कि बिटुमिन जो है आपका क्रैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो सपोज अगर जैसे ये बिटुमिन है आपका, ठीक है, फाइनली क्या हो गया, अगर ये यूनिफॉर्म कलर आपको मिल रहा है थ्रू आउट, यानी हर जगह आपको यूनिफॉर्म कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि बिटुमिन जो है वो क्रैक नहीं हुआ है, बिटुमिन इज अनक्रैक्ड। क्लियर है? यानी यहाँ पे बिटुमिन जो है आपका अनक्रैक है। और सपोज ऐसा है कि आपने एक बिटुमिन ये बॉल्स ली और आपने इसको गर्म किया, तो फाइनली क्या हो गया, बॉटम में डार्क कलर आ गया अंदर और साइड में जो है लाइट कलर है, यानी डार्क ब्राउन कलर जो है आपको सेंटर में मिल गया, डार्क ब्राउन एट सेंटर, और बाहर जो है आपको लाइट कलर मिल रहा है। तो फाइनली क्या होगा, ये बिटुमिन आप क्या कहेंगे, ये बिटुमिन जो है आपका क्रैक्ड है। क्लियर है? तो फाइनली आपने क्या किया, बिटुमिन की एक बॉल बनाई, उसको आपने जो है गरम किया, तो अगर बॉटम में ये डार्क ब्राउन कलर यानी कलर आपको चेंज मिल रहा है, तो इसका मतलब बिटुमिन आपका क्रैक्ड है, और यूनिफॉर्म कलर मिल रहा है, इसका मतलब है बिटुमिन आपका अनक्रैक्ड है। तो ये कुछ टेस्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये वैल्यूज जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज जो है वो ध्यान में रखनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।